नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 22 अर्थात भाग नंबर 22, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के पर्यटक और उत्तराखंड के पर्यटन। जी हाँ, पर्यटक एवं पर्यटन से संबंधित इस पार्ट में हम आपको उत्तराखंड के बारे में बताएंगे, जो कि उत्तराखंड की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के पर्यटक और पर्यटन। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एवं बीपीएससी के आप हमारे साथ प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं 8564880530, 9696060689 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @study for civil services। साथ ही आप हमें ट्विटर हैंडल पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर अन्य जानकारी प्रदान की जाती है। और साथ में आपको मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्रिप्शन। आप इसका सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है इसका, आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए यह सीरीज़ आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के पर्यटक एवं पर्यटन। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे उत्तराखंड पर्यटन नीति को। आइए देख लेते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन नीति में क्या क्या उत्तराखंड की विशेषताएं हैं या क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड पर्यटन नीति। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सुनियोजित रूप से पर्यटन के विकास के लिए सर्वप्रथम पर्यटन नीति 2001 की घोषणा की। नरकीगा कब की थी? सर्वप्रथम पर्यटन नीति की 2001 में घोषणा की। मतलब आपको चूंकि ज्ञात होगा कि जो उत्तराखंड है वह एक हिमालयी राज्य है, और जो कि हिमालयी राज्य के साथ साथ एक अति सुंदर राज्य है, जहाँ की पर्वत, वहाँ की चोटियाँ, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के कई पर्यटक स्थल, कई प्रमुख धार्मिक स्थल या अन्य स्थल जो कि पर्यटकों की सुविधाओं के हेतु अब राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक आए, जिससे राज्य सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और उत्तराखंड राज्य को एक अलग दर्जा मिले पर्यटन श्रेणी में। इसी के लिए सर्वप्रथम 2001 में पर्यटन नीति घोषित की गई थी। इसी के बाद 8 अगस्त 2018 को राज्य कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसके बाद 8 अगस्त 2018 को राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को रोजगार में वृद्धि की जाएगी और कई ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे उत्तराखंड का नाम एक पर्यटक राज्य के लिए भी अधिक से अधिक बढ़े। चूँकि आपको पता होगा पर्यटन के जब हमारे किसी राज्य में पर्यटन आते हैं या पर्यटक व्यवस्था बढ़ती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर, वहाँ की वैश्विक धरोहर, वहाँ की संस्कृति के साथ साथ वहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने प्राकृतिक स्थल हो गए, मानवीय स्थल हैं, ये सभी को एक राज्य की अलग बोल सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य दिखाता है, एक राज्य की एक अलग तुलना करता है अन्य राज्यों की तुलना में। इसी के लिए नई पर्यटन नीति लाई गई है और साथ में इस नीति में साहसिक खेलों की नियमावली में संशोधन करते हुए कई गाइडलाइंस दी है और राज्य में साहसिक खेल शुरू हो सकेंगे, जिनके आइए बिंदु देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला, विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। मैंने क्या कहा, सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व में, कि भैया बाहर से देश जो वैश्विक पर्यटक होते हैं वे भी उत्तराखंड में आएँ और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पर्यटन, यहाँ के पर्यटक स्थल को देखें। और साथ साथ में उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं एवं संभावनाओं को उजागर करना है। आपको ज्ञात होगा कि क्या क्या सांस्कृतिक है, हम संस्कृति पढ़ चुके हैं पहले। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो अनुकूल और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको संरक्षण करना है। इसके साथ साथ संरक्षण के साथ साथ में उसमें इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। अब इको टूरिज्म को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलिए एक पर्यावरण का क्षेत्र है, बहुत अति सुंदर क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में यदि हमको पर्यटक स्थल उसको बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो इकोसिस्टम है उसका, जो उसका पारिस्थितिक तंत्र है, जो उसका पारिस्थितिक क्षेत्र है, उसको किसी भी हानि नहीं पहुंचाकर, मतलब उसको बिना हानि पहुंचाए हम वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे कि टूरिज्म वहाँ पर अधिक से अधिक आए। और इसी के साथ साथ पर्यटकों को उनकी मूल अभिरुचि एवं आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता भी ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता ली जाएगी।
साथ में पर्यटक स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाएगा, क्योंकि प्रचार प्रसार ही एक माध्यम है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का, जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी आधार पर इसका उपयोग हो सकता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी से हम लोगों को सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया जी उत्तराखंड में क्या क्या विशेषताएं हैं। इसी के साथ साथ पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रयास करना, मनोरंजन पर्यटन के साथ साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन का विकास करना भी इस पर्यटन नीति के अंतर्गत आया था। तो ये पर्यटन नीति और उसके कुछ बिंदु थे। आइए बात करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन संबंधित प्रयास में क्या क्या प्रयास किए हैं जो कि पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया है। ध्यान रखिएगा, किसका दर्जा दिया है? थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, किस मॉडल को अपना रहेंगे? सिंगापुर मॉडल को अपना रहे हैं। एक विकसित देश का एक मॉडल है सिंगापुर मॉडल, उसको दर्शा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर्यटक क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हो सकता है सिंगापुर डेवलपमेंट प्लान के आधार पर। साथ में राज्य को अक्टूबर 2001 में कॉस्टन फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब क्वेश्चन आ सकता है, इसको आईएमपी लगाइएगा। पार्टनर स्टेट का दर्जा उत्तराखंड को मिला है, किसके द्वारा दिया गया है? तो कॉस्टन फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा अक्टूबर 2001 में पार्टनर स्टेट का दर्जा उत्तराखंड को दिया गया है। और राज्य में पर्यटन में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। अब एक योजना भी है, इसको भी आईएमपी लगाइएगा। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार कब शुरू हुई? तो 1 जून 2002 से शुरू हुई। और क्यों हुई? तो राज्य में पर्यटन में लोगों की सहभागिता बढ़े, इस स्वरोजगार योजना से उनको लोगों को रोजगार मिले, अपनी कला अपनी संस्कृति को वो दिखाएं, जिससे आने वाले पर्यटक को बढ़ावा मिले। होता है ना कि यदि हम किसी स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ की संस्कृति के हमको कई प्रकार के इनोवेशंस मिलते हैं, नए नए कई प्रकार की वस्तुएं मिलती है, तो ये सभी के सभी रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि यदि किसी क्षेत्र को विकसित किया जाए तो वहाँ पर ठेला गाड़ी चलाने वालों से लेकर बड़े दुकानदार से लेकर वहाँ के पर्यावरण के आवश्यक, उसके साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को भी वहाँ पर निर्धारित किया जाता है, जो कि एक पर्यटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ वर्ष 2014-15 में चारों धाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। उनको पेपर से छूट दे दी गई है, पेपरलेस सिस्टम बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। और साथ में उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तराखंड राज्य जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पार्क ऑफ, ये पूछ सकते हैं स्टेट पीसीएस में कि पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देहरादून में। और कहाँ पर? सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में किया जा रहा है, देहरादून में, जहाँ पर पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना भी देहरादून में की गई है। बिल्कुल, कई पर्यटक आएंगे तो होटल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एक वैश्विक स्तर का होटल मैनेजमेंट जो सिंगापुर मॉडल था उसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार उसको बढ़ा रही है। साथ में राज्य में सेंटर फॉर इको टूरिज्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड रामनगर नैनीताल के नज़दीक चूना खान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया अगर कि इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड कहाँ पर है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए रामनगर नैनीताल में है। और राज्य में अक्टूबर 2015 से दूर दराज के गांव कस्बों में घरों के पर्यटकों को ठहराने से लेकर होम स्टे योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, होम स्टे योजना कब शुरू की गई है? तो अक्टूबर 2015 में होम स्टे योजना शुरू की गई है। दूर दराज के जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, जो घरों में पर्यटक हैं, उनको ठहराने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, एक अपने आप में अलग योजना है कि जो पर्यटक है बाहरी, उनको आप अपने घर में भी रोक सकते हैं, परंतु उनको आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है समय समय पर। और साथ में राज्य में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है 2015-16 के अनुसार जिम कॉर्बेट है, जहां पर अत्यधिक पर्यटक आए हैं। और इसके पश्चात राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, आपको फ्लावर ऑफ वैली पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और विभिन्न मंदिरों, पीठों में मठों की उपस्थिति के कारण ही उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अनेक देव भूमियाँ हैं। और साथ में लगभग 152 मुख्य पर्यटक स्थल, अन्य दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल आपको उत्तराखंड की भूमि पर देखने को मिलेंगे। साथ में पर्यटक उद्योग राज्य की आय तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन उभरता नजर आ रहा है, जिसके लिए सरकार समय समय पर आगे अग्रसित रही है। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नगर और वहां के पर्यटक स्थल की। यदि उत्तराखंड के प्रमुख नगर और पर्यटन स्थल की बात की जाए तो उनका हम देखेंगे यहाँ पर जिलेवार परिचय। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही है जो इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री देता है वीडियो के माध्यम से। आपको पता होगा हमारे वीडियो हमेशा फ्री रहे हैं
और फ्री ही रहेंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं। हम देखिए आप कितना आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं देहरादून जिले से। देहरादून जिले की यदि बात की जाए तो देहरादून ब्राहा एवं मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है। और देहरादून के पर्यटक की स्थिति की बात करें तो कौन कौन से पर्यटक स्थल है देहरादून की, वो देख लेते हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको समझ लीजिए कि आपको मैं आधा उत्तराखंड इस वीडियो सीरीज़ में घुमा दूंगा आज। इसके बाद एक और वीडियो आएगा पर्यटक स्थल का, आधा उत्तराखंड हम उसमें विचरण करेंगे। बिल्कुल आप पढ़ते पढ़ते मजा लीजिए, उसका आनंद लीजिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते आनंद करेंगे ना तो याद भी अच्छे से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं देहरादून का। देहरादून ब्राहा एवं मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। और पर्यटक स्थल की बात करें तो देहरादून में सबसे पहला है श्री गुरु राम राय दरबार। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब उदासीन परंपरा के मुखिया हैं। और राम राय 1699 में इन्होंने धमावाला में इसकी स्थापना की थी, यह ध्यान रखिएगा। तो ये भी है आपका। इसी साथ साथ गुच्चू पानी देहरादून से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि पहाड़ों से आच्छादित रॉबर्ट्स गुफाएं हैं। और ये गुफाएं गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप कोई पूछेगा कि गुच्चू पानी कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा भैया देहरादून से 8 किलोमीटर दूर भैया पहाड़ी की ओर है। और इसका नाम रॉबर्ट्स गुफाएं हैं और ये गुच्चू पानी के नाम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ साथ लाखा मंडल, लाखा मंडल को कैसे भूल जाएं। तो लाखा मंडल देहरादून से 125 किलोमीटर दूर है और यमुना एवं रिखनार नदियों के संगम पर स्थित एक स्थल है, जो कि एक अतुलनीय स्थल माना जाता है। इसके साथ साथ पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल के लाक्षागृह का निर्माण इसी स्थल पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कालसी की बात करें तो कालसी स्थल देहरादून जिले के उत्तर भाग में यमुना तथा उसकी सहायक नदी टोंस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिए किस नदी के किनारे स्थित है, टोंस नदी के किनारे स्थित है। कालसी है देहरादून के उत्तर भाग में स्थित है, यमुना और टोंस नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ साथ एक टाइगर फॉल है, जो कि देहरादून से 98 किलोमीटर है, चक्राता में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 95 मीटर है। बहुत अच्छा है, देखिएगा जरूर इसको, जाइएगा। टाइगर फॉल की बात करें तो टाइगर फॉल है जिसको ऊंचाई लगभग 95 मीटर है और देहरादून से 98 किलोमीटर दूर स्थित है, चक्राता में। कहाँ पर स्थित है पूछ सकते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि चक्राता में स्थित है। भैया जी कहाँ पर स्थित है, तो चक्राता में स्थित है। इसी के साथ साथ टपकेश्वर महादेव की यदि बात की जाए तो टपकेश्वर महादेव जय भोलेनाथ देहरादून शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है, जहाँ शिवलिंग पर निरंतर जल टपकता रहता है। और इसी मंदिर के जो विशेषता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है उस पर जल ऑटोमेटिक टपकता रहता है। तो उस टपकने के कारण, उस जल के निरंतर टपकने के कारण उस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ चुका है, जो अपने आप में एक अद्भुत अविश्वसनीय आपको देखने को लगेगा, परंतु जाइएगा जरूर। इसी के साथ साथ दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध में से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित हैं। लक्ष्मण सिद्ध शहर के कुछ दूरी पर जंगल के मध्य में स्थित है, जिसमें कालू सिद्ध भजियावाला में, माणक सिद्ध भुड्डी गांव के पास में है और माड़ू सिद्ध आपके प्रेमनगर के पास में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो जो 84 सिद्ध हैं उसमें से 4 सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून के देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ देहरादून में 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है। सहस्त्रधारा देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बाल्दी नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, बाल्दी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ का जल जो है वो गंधक युक्त जल है और यहाँ अनेक समूह में जलधाराएं बहती हैं, इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा है। क्या नाम है, इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा है। और मालसी डियर पार्क, अगला पार्क है हमारा मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क देहरादून से 16 किलोमीटर दूरी पर मसूरी माला पर स्थित है और यह एक जंतु उद्यान है, जहाँ पर हिरण तथा विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। तो ये था आपका मालसी डियर पार्क और ये हो गया हमारा देहरादून जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल। अब क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से देहरादून के प्रमुख स्थल हैं, तो आप इनमें से देख लीजिएगा और उसको राइट लगा दीजिएगा। आइए बात करते हैं मसूरी की, पहाड़ों की रानी की। तो आइए चर्चा करते हैं मसूरी की। तो मसूरी जो है वो अपने आप में बहुत अधिक फेमस है। और किस किस के लिए फेमस है, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत फेमस है, आप लोगों को ज्ञात होगा। बिल्कुल मुझे इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है और यह स्थान 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और उत्तराखंड का सर्वोत्तम पर्यटक स्थल या देखें या पर्वतीय स्थल देखें तो वह है आपका मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और यह देश के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। जो आयरिश अफसर ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था, उसे मसूरी शहर का संस्थापक माना जाता है। अब क्वेश्चन आ गया कि मसूरी शहर का संस्थापक कौन था, तो वो था आयरिश अफसर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था, जिसने मसूरी शहर की स्थापना की। इसी के साथ साथ टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने 4 मार्च 1820 को कंपनी को एक सनद के रूप में 80 वर्ष के लिए मसूरी नगर की वर्तमान भूमि पट्टे पर प्रदान करी। और मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल थी, जिसका निर्माण 1828 ईस्वी में हुआ। और कर्नल एवरेस्ट ने
1832 में यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय भी स्थापित किया था। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक पर्यटक स्थल माना जाता है, लोग देखने के लिए आते हैं। और साथ में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसका मेरे हिसाब से हर प्रतियोगी परीक्षाओं का सपना होता है कि एक ना एक बार वह यहाँ पर जाए, वह है हमारी प्यारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, जहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, बिल्कुल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के साथ साथ अतिरिक्त मसूरी में अनेक पर्यटक स्थल भी हैं। ध्यान रखिएगा, IAS के साथ साथ में जितनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं और जो IPS ऑफिसर्स होते हैं, उनकी भी कुछ यहाँ पर संस्थान आपको देखने को, कुछ अकेडमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, ध्यान रखिएगा कि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी स्थित है। आइए बात करते हैं मसूरी के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। सर्वप्रथम है भद्राज मंदिर। यदि भद्राज मंदिर की बात की जाए तो मसूरी से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान बलभद्र कृष्ण के जो अग्रज माफ कीजिएगा, कृष्ण के जो अग्रज थे उनका प्रसिद्ध मंदिर है भद्राज मंदिर, अर्थात जो बलदेव भैया थे उनके, श्री कृष्ण के, उनके ऊपर यह मंदिर है। आइए बात करते हैं दूसरा मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर। ज्वाला जी का जो मंदिर है वो मसूरी से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। ध्यान रखिएगा, विनोदगढ़ पहाड़ी पर स्थित है और 210 मीटर की प्रसिद्ध, बोल सकते हैं कि जो 210 मीटर की ऊंचाई है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। आइए अगला बात करते हैं कमल बेक। देखिए यह सूर्यास्त का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ बैठते हुए ऊंट के समान प्रतीत होता है, कमल बेक के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका गन हिल्स। गन हिल की बात करें तो समुद्र तल से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह स्थल लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, गन हिल। आइए अगले देख लेते हैं। तो अगला है हमारा सुरकुंडा देवी मंदिर। देखिए जो सुरकुंडा देवी मंदिर है, यह कद्दू खाल नामक ग्राम के निकट में स्थित है और एक धार्मिक महत्व का एक अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है सुरकुंडा देवी मंदिर। अगला है आपका केम्प्टी फॉल। देखिए जो केम्प्टी फॉल है, जो जलप्रपात है, यह 1364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सर्वाधिक विशाल जलप्रपात के अंतर्गत आता है। केम्प्टी जलप्रपात है, बहुत अच्छा है, जरूर जाइएगा, देखिएगा इसको। अगला है हमारा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना यहीं पर हुई है और यह जो प्रसिद्ध मंदिर है वह 1880 ईस्वी में बनाया गया था। मुक्तेश्वर मंदिर है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना भी इसी क्षेत्र में की गई है। आइए अगली देख लेते हैं। अगला है हमारा धनोल्टी। यदि मैं धनोल्टी की बात करूँ तो धनोल्टी मैसूर ध्यान रखिएगा, मशहूर से 24 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी चंबल मार्ग पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, मसूरी चंबा मार्ग, माफ कीजिएगा चंबल नहीं, मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है। तो ये हो गया मसूरी के कुछ पर्यटक स्थल। आइए बात करते हैं ऋषिकेश की, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूर पर है। ध्यान रखिएगा, हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर बना हुआ है। गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर बना हुआ है। देहरादून का एक उपनगर माना जाता है ऋषिकेश। ध्यान रखिएगा, 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर बना हुआ है, जो कि देहरादून का एक उपनगर है ऋषिकेश। इसी के साथ साथ यह ऐतिहासिक रूप से एक आध्यात्मिक चेतना का स्थल माना जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार रेम मुनि ने ऋषिकेश में ही इंद्रियों को जीत कर ईश्वर को प्राप्त किया था। बिल्कुल, जो ऋषिकेश है वहाँ पर जो रेम मुनि थे, उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था और ईश्वर को यहाँ पर प्राप्त किया था। और इसी के साथ साथ केदारनाथ पुराण का आपने नाम सुना होगा। तो केदारनाथ पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कब्जा मृक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो वर्तमान का ऋषिकेश है। और राजा ललितादित्य मुक्तापीश जो कश्मीर के राजा थे, यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण भी कराया है। तो ये डिटेल थी ऋषिकेश की पर्यटक स्थल के अंतर्गत। आइए देख लेते हैं कि ऋषिकेश के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिकेश के प्रमुख स्थल। पहला है आपका लक्ष्मण झूला, जो कि एक अपना आप में बहुत फेमस है उत्तराखंड में, जो ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर उत्तर में गंगा नदी पर निर्मित है। 140 मीटर लंबा झूला है और यह देहरादून से पौड़ी जिले को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, देहरादून से पौड़ी जिले को जोड़ता है, जिसका नाम है आपका लक्ष्मण झूला। अगला है आपका त्रिवेणी घाट। यहाँ स्नान घाट सायकाल में गो आरती के लिए बहुत फेमस है कि शाम के समय यहाँ पर गो आरती होती है, वह है आपका त्रिवेणी घाट। अगला है आपका तपोवन। यदि तपोवन की बात की जाए तो तपोवन लक्ष्मण झूले के पास में है और टिहरी जिले में स्थित है। इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी तपोवन में, बिल्कुल रामायण में आपने देखा होगा। और नीलकंठ महादेव की बात करें तो यह मणिकूट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ शुभ निशुंभ पर्वत स्थित है नीलकंठ महादेव पर। साथ साथ में भरत मंदिर की बात करें तो भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि त्रिवेणी घाट के पास में स्थित है। इसी के साथ साथ
कैलाश निकेतन की चर्चा की जाए तो कैलाश निकेतन 3 मंजिली इमारत में सभी मंदिर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कैलाश निकेतन में 3 मंजिल इमारत मंदिर है कैलाश निकेतन। इसी के साथ साथ शिवानंद झूले की बात करें तो शिवानंद झूला राम झूला के नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, जो कि स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर बना हुआ है शिवानंद झूला। इसी के साथ साथ शत्रुघ्न मंदिर की बात करें तो ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर पर यह मंदिर स्थित है। भगवान राम के जो भाई थे शत्रुघ्न, उनको माफ़ कीजिएगा, भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनको समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत नहीं है, वो भरत है। उनको एक समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है शत्रुघ्न मंदिर। इसी के साथ साथ मुनि की रेती की यदि बात की जाए तो मुनि की रेती, इसके सामने स्वर्गाश्रम, गीत आश्रम, गीता भवन, गीता प्रेस के नाम से जाना जाता है धनकीगा, जो कि बहुत अपना पे फेमस है। ये आदि मंदिर आपको मुनि की रेती वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। 84 कुटिया की यदि बात की जाए तो 84 कुटिया हैं जो उनकी स्थापना 1967 में स्थापित हुई थी, जहां विदेशी ध्यान करने के लिए आते हैं। जो ध्यान मुद्रा होती है ना, वह ध्यान करने के लिए 84 कुटिया में कई विदेशी आते हैं। और यह 1985 में बंद हो गया था, जिसे पुनः 2015 में सरकार द्वारा खोल दिया गया, जो कि विदेशियों पर्यटकों के लिए एक अच्छी प्लेस के रूप में माना जाता है। और लास्ट है आपका शिवपुरी। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी के किनारे यह स्थल रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रिवर राफ्टिंग समझते होंगे आप, शिवपुरी में बहुत अधिक फेमस है, सबको मजा आते हैं रिवर राफ्टिंग में। आइए बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी गढ़वाल की यदि बात करूं मैं तो श्रीनगर, जो कि गढ़वाल नरेश द्वारा स्थापित किया गया था, अलकनंदा के बाएं तट पर और पौड़ी से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहां पर कड़वाश्रम शिवालिक श्रेणी के हेमकूट तथा मणिकूट पर्वतों के मध्य, जो कि कोटद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, मालिनी नदी के तट पर स्थित हैं। और महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम से शिक्षा प्राप्त की थी। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कड़वाश्रम के बारे में। इसके साथ साथ सिद्धबली मंदिर हनुमान जी है, ध्यान रखिएगा, जो कि कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोलो जय हनुमान, तो सिद्धबली हनुमान। इसी के साथ साथ धारी देवी मंदिर की यदि बात की जाए तो धारी देवी मंदिर श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो धारी देवी मंदिर है वह श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, किसको समर्पित है? यह मंदिर काली माता को समर्पित है। और इसका जो यह मंदिर है, इसका जो जल विद्युत परियोजना के कारण यह मंदिर डूब गया था, पुराना मंदिर। अब नया मंदिर 21 मीटर की ऊंचाई पर बना दिया गया है, धारी देवी मंदिर। इसी के साथ साथ दुगड्डा कोटद्वार की यदि बात करें तो दुगड्डा कोटद्वार 16 किलोमीटर की दूरी पर लंगूर एवं सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, दुगड्डा कोटद्वार किन नदियों पर संगम है, तो किन नदी के संगम पर स्थित है, तो लंगूर और सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। और इस स्थान को धनीराम मिश्र ने अपने खेत पर बसाया था और ब्रिटिश काल में यह प्रमुख व्यापारिक राजनीतिक केंद्र था, दुगड्डा कोटद्वार। आइए अगला देख लेते हैं, बिनसर महादेव मंदिर। ये जो मंदिर है ये पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पर स्थित है और दूत तोली श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर एक मेला लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिनसर महादेव में। इसी के साथ साथ लैंसडाउन कोटद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सैन्य नगर है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1887 को गढ़वाली पर्यटन और सितंबर, आई गलत लिखा है यहाँ पर, गढ़वाली पर्यटन और सितंबर 1990 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड्स लैंसडाउन के नाम पर किया गया था, जहाँ पर ताड़केश्वर मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, भाल लेक, दरबान सिंह नेगी, गगन सिंह नेगी स्मारक, म्यूजियम, टिप इन टॉप आदि दार्शनिक स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे लैंसडाउन में। इसी के साथ साथ कोट महादेव का मंदिर पट्टी सिंतेनियो में स्थित है। यह स्थल जो है वो महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो कोटा महादेव है वह महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली रहा है। आइए अगला बात करते हैं, अगला है हमारा जिला अल्मोड़ा जिला। यदि अल्मोड़ा की चर्चा की जाए तो अल्मोड़ा के जो प्रमुख स्थल हैं वायु देख लेते हैं। सबसे पहला है शीतला लेक स्थान, जो कि अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रानीखेत और अल्मोड़ा के मध्य में स्थित है शीतला खेत। इसी के साथ साथ झूला देवी मंदिर रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर चौपटिया मार्ग पर स्थित है। देखिए किस मार्ग पर स्थित है? चौपटिया मार्ग पर स्थित है। और यह स्थान दुर्गा देवी और रामचंद्र मंदिर के लिए बहुत अधिक फेमस है, झूला देवी मंदिर रानीखेत में। और चौबटिया की बात करें तो चौबटिया रानीखेत से 10 किलोमीटर दूर आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, जिसको फलोद्यान के देश के नाम से भी जानते हैं हम। चौबटिया फलोद्यान का देश, ध्यान रखिएगा, रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी के साथ साथ
वीरणेश्वर मंदिर जो कि अल्मोड़ा बिनसर पहाड़ी पर स्थित है, झंडीदार नामक स्थल पर राजा कल्याण सिंह चंद द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिए, किसको समर्पित है? भगवान शिव जी को समर्पित है। इसी के साथ साथ द्वाराहाटा, ध्यान रखिएगा, द्वाराहाट मंदिर जो है वह अल्मोड़ा से 138 किलोमीटर की ऊंचाई पर 138 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और द्वारहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ कंतुरी राजाओं की कला प्रेमी धर्मनिष्ठा का एक प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कंतुरी राजा थे उनके कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है द्वाराहाट मंदिर। उन्होंने 11वीं-12वीं सदी में 30 मंदिर और 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। इसी के साथ साथ महापंडित राहुल सांस्कृत्यानंद ने इन मंदिरों का निर्माण काल 11वीं तथा 12वीं शताब्दी बताया है। इसी के साथ साथ इन मंदिरों में सबसे बड़ा वो सब उत्कृष्ट जो देवालय है वह गुर्जर देव का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, जो गुरज देव मंदिर है, माफ़ कीजिएगा गुर्जर नहीं है, गुरज देव मंदिर है, जो कि उत्कृष्ट और सबसे बड़ा देवालय है। और अन्य मंदिरों में भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ के प्रमुख मंदिर मिलेंगे। मंदिरों में 3 समूह कचहरी, मनिया और रत्नदेव के नाम से भी आप उनको देख सकते हैं, जो कि वहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ साथ विभाडेश्वर जो द्वाराहाट से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। यह पांडेश्वर मंदिर को स्थानीय लोग उत्तर काशी मानते हैं और विषुवत संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर सिलादे बिखोती का एक प्रसिद्ध मेला लगता है। तो पूछ लिया कि सिलादे बिखोती का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, तो वह भांडेश्वर पर लगता है सिलाले बिखोती का प्रसिद्ध मेला। इसी के साथ साथ सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा कोसानी मार्ग पर स्थित है, जिसका निर्माण राजा सोमचंद्र ने करवाया था। किसने कराया था? राजा सोमचंद्र ने कराया था। और जटागंगा के किनारे जो जागेश्वर मंदिर है, इस समूह को 5वां धाम कहा जाता है, जो 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह माना जाता है। आइए कुछ और मंदिर देख लेते हैं। अब देखिए इतने मंदिर क्यों हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा देवभूमि है तो मंदिर तो होंगे ही सही। अगला है आपका कटारमल सूर्य मंदिर। यदि हम कटारमल सूर्य मंदिर की बात करें, जिसको उत्तराखंड के शैली का निर्माण राजा कटारमल ने कराया था। और अगला है आपका द्वाराहाट मंदिर, जो कि हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है, हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं में केदारनाथ और बद्री भगवान का मंदिर द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ रानीखेत पर्यटकों की नगरी अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर दूर पर भूलादेव पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? भूलादेव पर्वत पर स्थित है, जो कि राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। साथ ही में तारीखेत गांधी कुटी घुबू देवता के मंदिर रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर स्थित हैं, जो कि होकरा देवी मंदिर रानीखेत में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और मंदिरों की बात करते हैं तो चितई मंदिर है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी स्लाइड ऊपर चली गई है, देख लेते हैं, वापस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गए। चितई मंदिर, हम थे यहाँ पर चितई मंदिर पर। तो चितई मंदिर अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह मंदिर गोल्लू देवता को समर्पित है। यानी कि यह जो मंदिर है यह गोल्लू भगवान या गोल्लू देवता को समर्पित है और इस स्थान को स्थानीय लोग परमोच्च न्यायालय मानते हैं। यानी कि परमोच्च न्यायालय मानते हैं चितई मंदिर को। अगला है आपका गणानाथ मंदिर, जो कि एक प्राकृतिक गुफा में शिव मंदिर है यहाँ पर, जो कि अल्मोड़ा से 47 किलोमीटर दूर उधम सिंह नगर के पास स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है, इसलिए इसका नाम गणानाथ मंदिर है। और साथ में जोगेश्वर मंदिर है, तो जोगेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। किसके किनारे स्थित है? तो जोगेश्वर जो समूह मंदिर है वह जाग गंगा के किनारे स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जहां पहले 150 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में आप देखेंगे कि 25 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मंदिर जर्जर व्यवस्था में हैं। और इन मंदिरों के निर्माण की बात करें तो जो कत्यूरी राजा थे शालीवाहन देव ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसके मुख्य मंदिर के भीतर राजा दीपचंद्र की मूर्ति भी लगी है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ नंदा देवी की यदि बात की जाए तो नंदा देवी अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है, जहाँ पर 3 देवालय हैं, जबकि कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रख दिया गया था, तब से इसका नाम नंदा देवी मंदिर पड़ा। इसी के साथ साथ अगला है आपका रामशिला मंदिर। तो यदि हम रामशिला मंदिर की बात करें तो रामशिला मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है और 1518 में अष्टम महल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद ने इस रामशिला मंदिर समूह की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, रामशिला मंदिर की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ दूनागिरी द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहां माता वैष्णवी का शक्तिपीठ स्थित है और इस मंदिर की स्थापना 1183 में की गई। कब की गई? 1183 में दूनागिरी द्वाराहाट में इसकी स्थापना की गई। आइए अगला जिला है हमारा, माफ कीजिएगा, अगला क्षेत्र है हमारा नैनीताल।
यदि हम नैनीताल की बात करें तो नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आप ताल एवं झीलों वाला जो हमारा वो था टॉपिक था उसको देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड पीएससी के नाम पे प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जीके में। इसी के साथ साथ नैनीताल की बात करें तो नैनीताल सरोवर नगरी झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैन मतलब आँख की आकृति वाली यह झील नैनीताल की एक पहचान है। इस प्रकार की झीलें हैं, 7 प्रकार से 7 पहाड़ियों से यह घिरी हुई झील है, जिसे नैनीताल के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ नैना देवी मंदिर भी है यहाँ पर, जो कि नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास स्थित है। और प्राचीन जो नैनी देवी मंदिर है इसका निर्माण 1880 में मोतीराम शाह ने करवाया था। किसने कराया था? 1880 में मोतीराम शाह जी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि भूस्खलन में नष्ट हो गया। इसके बाद 1882 में दबी मूर्ति निकालकर यह मंदिर पुनः स्थापित कर दिया गया, जिसे नैनो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसे काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसी के साथ साथ ढिकाला जो कि नैनीताल में स्थित है, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। रखिएगा, ढिकाला को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार माना जाता है। और मुलवी की यदि बात करें तो जो मुलवी है यह नैनीताल पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। और न्यायकारी गोरिल या गेव या गोलू देवा के जो गोलू देवता हैं उनके कुमाऊं क्षेत्र में 3 प्रमुख मंदिर हैं, जो कि घोड़ा खाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है 3 मंदिर? घोड़ा खाल में स्थित है। इसी के साथ साथ गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच रानी मार्ग पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो गर्जिया देवी मंदिर है ये कोसी नदी के बीच रानी मार्ग पर स्थित है। और बात करते हैं रामनगर की, तो रामनगर 1850 ईस्वी में अंग्रेज कमिश्नर रेमजे द्वारा बसाया गया था और यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। यह मुरादाबाद काशीपुर रेलवे पथ का लास्ट स्टेशन माना जाता है रामनगर। ध्यान रखिएगा, काशीपुर मुरादापुर जो काशीपुर रेलवे पथ है उसका अंतिम स्टेशन है आपका रामनगर, जो कि समझता हूँ जो कि अंग्रेज कमिश्नर रेमजे द्वारा बसाया गया था। अगला है आपका घोड़ा खाल, नैनीताल से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग देवता को ढाना गेला, गोरणा खेल, बड़ी गेल के नाम से भी पूजते हैं। घोड़ा खाल नैनीताल। आइए अगला क्षेत्र है हमारा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल की यदि बात करें तो टिहरी गढ़वाल में कौन कौन से पर्यटक क्षेत्र हैं, कौन कौन से पर्यटक स्थल है, आइए उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है आपका टिहरी नगर भागीरथ और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और यह नहर टिहरी बांध की झील में अब डूब चुका है, बिल्कुल डूब चुका है। जो टिहरी बांध है उसकी जो झील है, उसका जो जलग्रहण क्षेत्र है उसमें अब यह नहर डूब चुका है। और पुराना टिहरी जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं हद के मार्ग में एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। और इसी के साथ साथ टिहरी गढ़वाल के प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टिहरी गढ़वाल के प्रमुख पर्यटक स्थल। सबसे पहला है आपका सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि जौनपुर क्षेत्र में धनोल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुरकंडा देवी मंदिर जौनपुर से धनोल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगला है आपका चंद्रबदनी सिद्धपीठ कांडी खाल से शिबक मोटर मार्ग पर 8 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित है, जहां पर प्राकृतिक श्री यंत्र भी स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। यहाँ पर श्री यंत्र होता है ना, जो प्राकृतिक श्री यंत्र है आपका चंद्रबदनी सिद्धपीठ पर, जो कि एक अतुलनीय क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र माना जाता है। इसी के साथ साथ नाग टिब्बा की यदि बात की जाए तो नाग टिब्बा एक 3048 मीटर की ऊंचाई पर एक मंदिर है, जिसका मार्ग एक प्रसिद्ध ट्रैक भी कहा जाता है, ट्रैक भी कहा जाता है। जो ट्रैकिंग करते हैं व्यक्ति उनके लिए बहुत अच्छा एक ट्रैकिंग मार्ग भी माना जाता है नाग टिब्बा क्षेत्र। इसी के साथ साथ देवप्रयाग भागीरथी, जिसको सास अलकनंदा बहु नदियों के संगम पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। और रघुराम राम मंदिर देवप्रयाग में स्थित द्रविड़ शैली का एक मंदिर है। देखिए, सास बहू का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिसमें सास देवप्रयाग भागीरथी को और बहू अलकनंदा को माना जाता है। और ये दोनों का यहाँ पर संगम है, जिसे सास बहू के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है और रघुनाथ राम मंदिर देवप्रयाग में स्थित द्रविड़ शैली का एक मंदिर है। इसी के साथ साथ नरेंद्र नगर के समीप घने जंगल में टिहरी नरेश के महल को आनंद इस्पात कहा जाता है। रखिएगा, आनंद इस्पा कहा जाता है टिहरी नरेश के महल को। इसी के साथ साथ विश्वनाथ गुफा टिहरी की हिंदाव पट्टी में स्थित है, जिसे गुरु आदि शंकराचार्य एवं गुरु वशिष्ठ की तपस्थली माना गया है विश्वनाथ गुफा टिहरी को। आइए अगला है हमारा पिथौरागढ़। आइए शुरू करते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो देख लेते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल में पहला है आपका पाताल भुवनेश्वर।
यदि पाताल भुवनेश्वर की बात की जाए तो गंगोली घाट के पास पाताल भुवनेश्वर मंदिर एक गुफा के भीतर में स्थित है, जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा, महेश्वर, महिषासुरमर्दिनी आदि भगवान के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और कई प्राचीन और उत्कृष्ट मूर्तियां इस गुफा में आपको देखने को मिल जाएंगी तथा चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं और इस गुफा के कई द्वार हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा के कई द्वार हैं, जिसमें नरसिंह द्वार, शेषनाग द्वार, रानी द्वार, धर एवं मोक्ष द्वार मुख्य हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। यह जमीन से 120 मीटर की गहराई में स्थित है। ध्यान रखिएगा, 120 मीटर की गहराई पर स्थित शिवलिंग है और यह भी एक आश्चर्यजनक स्थान है। यहाँ पाताल गंगा नदी भी स्थित है, इसलिए इसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कि भूमि के अंदर पाताल में भगवान बैठे हैं, अब कितना अतुलनीय क्षेत्र होगा। जय भोलेनाथ। आइए अब बात करते हैं अगला, वह है हमारा रामेश्वर। यदि रामेश्वर की बात करें तो पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूर पूर्वी रामगंगा बोल सरयू नदी के संगम पर स्थित है और यह एक शिव मंदिर है, जहां पर हर वर्ष मकर संक्रांति को विशाल मेला लगता है। जहां पर गोरखा का बनाया गया एक सीलमगढ़ का किला भी है, जो कि अंग्रेजों का रेड फोर्ट कहा जाता था। सीलमगढ़ का किला अंग्रेजों का रेड फोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजों का रेड फोर्ट किला कौन सा है, तो वह है आपका सीलमगढ़ का किला। अगला है आपका, यह नगर के समीप चंडाक मंदिर भी स्थित है। यहाँ मुनस्यारी प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जिसे जोहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ गया कि जोहार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ गया कि जोहार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मुनस्यारी को। किसको कहा जाता है? मुनस्यारी को। यहाँ नारायण आश्रम धारचूला तहसील में अवस्थित है और इस जिले के गंगोली घाट में महाकाली मंदिर स्थित है, जहाँ पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ भी यहाँ पर स्थापित हैं। इसी के साथ साथ गंगोली घाट में हाट कालिका मंदिर, महिषासुर मर्दनी का शक्तिपीठ भी स्थित है, जो कि अपने रहस्यों के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ गंगोली घाट में गुफा है, जहाँ के भीतर पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है और इस गुफा में नरसिंह, शेषनाग, रानी, मोज द्वार आदि द्वार आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में सरयू नदी के संगम पर शिव रामेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी के साथ साथ ओम पर्वत, ये पूछ चुके हैं एक बार, ध्यान रखिएगा ओम पर्वत के बारे में। ओम पर्वत पिथौरागढ़ के उत्तर में तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस पर्वत पर प्राकृतिक ओम की आकृति बनी हुई है। ये ओम की आकृति बनी हुई है। इसे आदि कैलाश से छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है ओम पर्वत पिथौरागढ़ वाले को। इसके साथ साथ बहुत फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा आपको ज्ञात होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की यात्रा जो है वह जनपद पिथौरागढ़ से ही होकर शुरू होती, माफ़ कीजिएगा, पिथौरागढ़ से ही होकर जाती है और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर से नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा से जोडीहाट, जो कि पिथौरागढ़ का प्रवेश स्थल है, वहाँ से धारचूला, धारचूला से तबाहाट से सिरखा, गलाहट से गूंजी, गूंजी से बुल्ली से कालापानी तक, कालापानी से कैलाश मानसरोवर चीन तक यह पहुंचती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। और अभी वर्तमान में एक रोड का निर्माण भी किया गया है, जो कि रिसेंटली क्वेश्चन में आया था, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसका निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अस्कोट पिथौरागढ़ से 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अस्कोट का अगर पूछ लें तो अस्कोट आपका समझ आता हूँ, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृगों की संख्या सर्वाधिक है। यह स्थान कस्तूरी राजाओं की राजधानी भी था। इसके साथ साथ धारचूला की यदि बात करें तो धारचूला पिथौरागढ़ से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काली नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर यह स्थित है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश तथा नारायण आश्रम के लिए भी पैदल मार्ग है धारचूला पिथौरागढ़ से। इसी के साथ साथ छिपला केदार, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर छिपला केदार एवं मुनस्यारी तथा धारचूला लोगों के लिए हरिद्वार के समान एक महत्वदार स्थान है। छिपला केदार स्थान, जहां पर केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात के रूप में छिपले केदार की यात्रा करते हैं। ध्यान रखिएगा, छिपला केदार की यात्रा यहाँ पर लोग करते हैं केदारनाथ की पूजा के लिए और हरिद्वार के समान ही महत्व इस स्थल का भी है। इसी के साथ साथ अगला है आपका बेरी नाग। देखिए बेरीनाग का बोल सकते हैं कि यह चाय बागान के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यह जो जनपद मुख्यालय है वहाँ से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हिम श्रृंखलाओं के दर्शन भी किए जाते हैं। जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, हिम श्रृंखलाएँ, उनके दर्शन आप बेरीनाग से कर सकते हैं, जो कि एक चाय बागान का क्षेत्र है। अगला है हमारा गरुड़ प्रपात।
यदि मैं गरुड़ प्रपात की बात करूं तो गरुड़ प्रपात बेरीनाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरम्य जगह है जो कि एक अपने आप में पर्यटक स्थल माना जाता है। अगला है आपका चकोड़ी। यदि चकोड़ी की बात करें तो चकोड़ी स्थल पिथौरागढ़ से 112 किलोमीटर व बागेश्वर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के दार्शनिक स्थलों में कोटमान्य में कस्तूरी मृग फार्म एवं धर्म घर में हिम दर्शन कुटीर मुख्य हैं और सौर क्षेत्र चाय बागवानों का फलोद्यान से भी परिपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ साथ अगला है आपका जयंती मंदिर। यदि जयंती मंदिर की बात करें तो जयंती मंदिर, जिसको ध्वज मंदिर के नाम से जाना जाता है, डीटी हाट मार्ग पर पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टोटानोला नामक स्थल पर स्थित है। कहाँ पर है? टोटानोला नामक स्थल पर स्थित है और इस स्थल से 3 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई चढ़ने पर यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि मुख्य मंदिर से 200 फुट नीचे भगवान शिव की एक गुफा पर स्थित है, जयंती मंदिर ध्वज मंदिर के नाम से। अगला है आपका तालेश्वर। यदि तालेश्वर की बात करें तो तालेश्वर पवित्र स्थल झूला घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काली गंगा व कटिपानी गाड़ नदी पर संगम स्थित है। यहाँ पर कुमाऊं के अलावा नेपाल से भी लोग आते हैं। यहाँ लोग चूड़ा कर्म एवं जनेऊ संस्कार कराते हैं तालेश्वर में। ध्यान रखिएगा, चूड़ा कर्म और जनेऊ संस्कार के लिए तालेश्वर फेमस है। अगला मंदिर है आपका असुर चूला मंदिर। असुर चूला मंदिर की यदि चर्चा की जाए तो सोर घाटी के कई गांवों में असुर की पूजा होती है और पिथौरागढ़ के नज़दीक जांखपंत और मडगांव की पहाड़ी पर असुर चूला के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला मंदिर है हमारा देवल समेत मंदिर। यदि देवल समेत मंदिर की बात की जाए तो देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ नामक नगर के आसपास 22 गांवों के लोग हर वर्ष चैत्र माह में दल बदल समेत बाबा का डोला निकालते हैं और इस मंदिर में ढोल बल है। ध्यान रखिएगा, दल बल और ढोल के साथ में बाबा का डोला निकालते हैं और इस मंदिर में विशेष पूजा कराते हैं जिसे चेतोल कहा जाता है। इनकी जो पूजा होती है ना, उसे चेतोल कहा जाता है। आपने देखा होगा, एक पालकी होती है और यह भगवान के द्वारा अपने आप खींची जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता है कई प्रकार से देवल समेत मंदिर। अगला है हमारा उत्तर काशी क्षेत्र, जिसके हम देखने वाले हैं प्राकृतिक स्थल, पर्यटक स्थल और पर्यटन से संबंधित कुछ स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर काशी नगर के स्थल जो कि नदियों पहाड़ों से परिपूर्ण हैं, जहाँ पर भागीरथी एवं वरुण नदियाँ बहती हैं। आइए देख लेते हैं उत्तरकाशी के कौन कौन से स्थल हैं। फर्स्ट है आपका विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तरकाशी से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और 1857 में गढ़वाल नरेश की पत्नी महारानी खानेती ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। इसी के साथ साथ बाराहाट की यदि बात की जाए तो बाराहाट एक प्राचीन शक्तिपीठ है जहाँ एक त्रिशूल गड़ा है और इस त्रिशूल को बाहर शक्तियों के रूप में माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो त्रिशूल है इसको बाहर की शक्तियों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका नाम बाराहाट है और एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी में हर्षिल उत्तरकाशी, जो कि 73 किलोमीटर हर्षिल क्षेत्र है जो कि उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर दूरी पर गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सेबों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर आर्मी कैंटोनमेंट भी स्थापित किया गया है हर्षिल क्षेत्र में। अगला मंदिर है भागीरथी मंदिर, जिसे गंगोत्री में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगी। इसका निर्माण जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा, माफ कीजिएगा अमर सिंह थापा जी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ सूर्यकुंज, पतंगाना एवं भैरव श्राप प्रमुख दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ के यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 गढ़वाल नरेश प्रताप शाह तथा पुनः निर्माण जयपुर की महारानी ने करवाया। इसका पुनः निर्माण जयपुर की महारानी ने करवाया। यमुनोत्री से 6 किलोमीटर दूर सोमेश्वर देवालय का प्रसिद्ध सूर्यकुंड है और पौराणिक दृष्टि से कालिंदी यमुना को सूर्यपुत्री, शनि एवं यम की बहन वृणा तथा कृष्णा की पटरानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा की पटरानी, शनि एवं यम की बहन वृणा और कालिंदी यमुना को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के शक्ति मंदिर में 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है हमारा मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी के बाएं किनारे पर एक गंधक युक्त जलमगर का भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी के बाएं किनारे, ध्यान रखिएगा किसी किनारे, भागीरथी के बाएं किनारे आपको गंधक युक्त गर्म जल का एक स्रोत, ग्रोथ नहीं स्रोत,
स्रोत देखने को मिल जाएगा। और उत्तरकाशी में एक गोमुख हिमनद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं। गोमुख हिमनद जहाँ से भागीरथी गंगा नदी का उद्गम होता है। यह स्थान गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर पैदल मार्ग पर स्थित है, गोमुख हिमानी, जहाँ पर भागीरथी नदी या गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये था उत्तराखंड के पर्यटक एवं पर्यटन स्थल से संबंधित वीडियो कम नंबर 1। इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा, जिसमें हम बचे हुए अन्य जिलों के, अन्य क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटक स्थल, उनकी विशेषताएं को देखेंगे। और यह वीडियो सीरीज यदि आपने पूरी देख ली तो पर्यटक और पर्यटक स्थल के बाहर इस वीडियो के कुछ भी नहीं जाएगा। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, और साथ साथ को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।